देखिए भाई, आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के नामकरण की समस्या। सबसे पहले तो ये देखिए कि आदिकाल के जो नामकरण की समस्या, उससे पहले ये देखेंगे कि नामकरण की समस्या क्या है। और जो ये समस्या ना, हिंदी साहित्य में विशेष तौर से दो ही काल हुए हैं, एक तो आदिकाल और एक रीतिकाल। भक्तिकाल और आदिकाल के बारे में नामकरण की इतनी कोई ज्यादा समस्या नहीं थी, लगभग सभी ने मान लिया, हाँ ठीक है, हाँ दो चार है, इसलिए भक्ति काल का भी कोई ज्यादा वो नहीं है, मध्यकाल नाम दिया था तो वो भक्ति काल से ही ज्यादातर प्रसिद्ध। अब इसके लिए देखिए, मैं अपने आम जीवन से एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे अपने परिवार में, किसी भी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है और उस बच्चे के जन्म के बाद जो बच्चे के उस परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने अपने मत के अनुसार उसका नामकरण करना चाहते हैं। देखा होगा भाई, कोई कहता नहीं इसका नाम तो भाई सचिन रख देंगे, नहीं इसका नाम तो हम गुड्डू रखेंगे, इसका नाम हो। तो ये क्या है, अब क्या हो गया, उस बच्चे के सामने स्थायी नाम की एक समस्या हो गई कि इस बच्चे का स्थायी नाम क्या रखें। इसी तरह से जब विभिन्न साहित्यकार हिंदी साहित्य के किसी विशेष अध्याय या कालखंड का नामकरण अपने अपने मत के अनुसार करते हैं, वही नामकरण की समस्या है। और आदिकाल के नामकरण के बारे में तो बहुत से विद्वान हैं, उनकी काफी श्रृंखला है। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ लिखे दिखाया आपको कि भाई चारण काल है, आरंभिक काल है, वीरगाथा काल है, सिद्ध सामंत है, बीजवपन काल, वीर काल, संधि एवं चारण काल और आदिकाल। और ये जो विद्वान जिन्होंने अपने अपने मत के अनुसार इनका नाम दिया है, इन्होंने मान लिया कि ये चारण है, किसी ने माना कि मिश्रबंधु ने मान लिया कि ये आरंभिक काल है। अब हम बारी बारी से विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चारण काल के बारे में। और ये चारण काल जो नाम दिया, ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रेविएशन, ये एक अंग्रेज थे, इन्होंने ये नाम दे दिया चारण काल। लेकिन इन्होंने एक कोई तथ्य जिसको तुम लॉजिक बोलते हो, कोई तथ्य नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि भाई चारण जो उस समय आश्रयदाता, जो किसी राजा के आश्रय में रहते थे, उस तरह वहां आश्रयदाता के रूप में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई चारण कवियों की रचनाएं इस काल में ज्यादातर लिखी गई हैं। जबकि तथ्य क्या था, 1000 ईस्वी तक चारण जो कवि थे उनकी रचनाओं का ज्ञान ही नहीं होता है। और वो इसको लेके चले गए 653 या 643 ईस्वी के आसपास लेके चले गए। तो ये भी जो नामकरण है ये उचित नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। उसके बाद आते हैं मिश्रबंधु। मिश्रबंधु ने कहा कि भाई नहीं, ये चारण नहीं, ये इसका नाम जो है वो आरंभिक काल होना चाहिए। और देखिए, जैसे कि नाम से ही है पता है, ये आरंभिक का मतलब किसी भी काल का आरंभ होने का सूचक है, यानी कि एक संज्ञा मात्र है। इसमें आरंभिक का ये कि आरंभ होने के बारे में बता रहा है, ये किसी साहित्यिक प्रवृत्ति के बारे में नहीं बता रहा है। तो ये मिश्रबंधु, देखिए मिश्रबंधु के बारे में थोड़ा बता दूं। मिश्रबंधु क्या थे कि ये एक नाम नहीं है मिश्रबंधु, ये 3 सगे भाई थे मिश्रबंधु, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। और ये अपने एक नागरिक प्रचारणी सभा थी, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। और उस सभा का क्या काम था कि भी जगह जगह घूमकर, सारे भारत में घूम के जो भी हिंदी साहित्य के जो ग्रंथ थे हिंदी साहित्य के, उनको एकत्रित करना और उनके बारे में शोध रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 1908 से 1911 तक अनेक शोध रिपोर्टें प्रस्तुत की गई। और इन्होंने इनको एक इतिहास ग्रंथ भी लिखा, मिश्रबंधु विनोद नाम से है। और उसमें विस्तार से उसमें जो सर्च किया था, जो खोज की थी, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। चलिए, ये इनको अलग से हम पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। फिलहाल तो हम नामकरण के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद आता है वीरगाथा का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये नामकरण किया है वीरगाथा काल, आदिकाल का। उन्होंने इस नामकरण के पीछे एक तथ्य दिया। उन्होंने 1929 में एक हिंदी साहित्य का इतिहास, एक ग्रंथ लिखा रामचंद्र शुक्ल, और उस ग्रंथ में इस आदिकाल का नामकरण उन्होंने वीरगाथा करके उन्होंने कहा कि भाई प्रारंभ, जब हिंदी की रचनाओं का प्रारंभ हो रहा था, उस काल में किसी विशेष साहित्यिक प्रवृत्ति का अभाव था, कोई विशेष प्रकार की नहीं थी, क्योंकि धर्म की भी जो रचनाएं थी, श्रृंगार की रचनाएं थी, नीति की रचनाएं थी, सभी हो रही थी। तो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कोई 12 रचनाएं उतारी। और वो 12 रचनाएं क्या थी? विजयपाल रासो, कुमार रासो, प्रमाल रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका,
जयचंद्र प्रकाश, जयमेघ, जस चंद्रिका, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली, इस तरह से 12 रचनाएं को उन्होंने लिया, जिनमें क्या था, वीरता का वर्णन है। और उन्हीं 12 रचनाओं के आधार पर इन्होंने कह दिया कि भाई इसका जो नामकरण है वो तो वीर गाथा का नाम है। जबकि जो आधुनिक खोज हुई उनमें ये पाया कि इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कुमार रासो और विष्णुदेव रासो, ये तो 15वीं शताब्दी के बाद की रचनाएं हैं। दूसरा विजयपाल रासो और पृथ्वीराज रासो है, वो अभी तक उसको कुछ विद्वान है वो प्रमाणिक नहीं मानते। जबकि जयचंद्र प्रकाश और जयमेघ, जस चंद्रिका, ये जो है इनका मूल रूप है वो आज भी नहीं है। तो इसलिए इन तथ्यों के आधार पर यह नामकरण भी समीचीन यानी कि उचित नहीं ठहरता है। उसके बाद आते हैं सिद्ध सामंत काल, और जो सिद्ध सामंत काल आदिकाल का ये जो नामकरण किया था, ये किया राहुल शंकर त्यागी ने। काफी एक हिंदी साहित्य के काफी बहुत बड़े विद्वान हुए। इन्होंने कहा कि भाई उस समय, देखिए आदिकाल हम बात कर रहे हैं आदिकाल के बारे में, तो उस समय को ध्यान में लीजिए। उन्होंने कहा कि उस समय जीवन में सिद्ध होगा और राजनीति में सामंतों का, सामंत समझते होंगे, जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के हैं उनको पता होगा कि सामंती व्यवस्था के बारे में भी पढ़ के आए होंगे। तो उन्होंने कहा कि जीवन में तो सिद्ध होगा और राजनीति में सामंतों का उस समय बड़ा बोलबाला था। जो कवि होते थे वो उन सामंतों का महिमा मंडन करते थे, राजाओं का महिमा मंडन किया करते थे। लेकिन जब खोज जो शोध है उनके आधार पर ये तो है कि तत्कालीन जो व्यवस्था थी वो सामंती व्यवस्था जरूर थी, लेकिन किसी राजा या किसी सामंत के नाम पे साहित्य का किसी काल का कालखंड का नामकरण करना ये उचित नहीं है कि भाई कोई सामंत था उस सामंत के नाम पे हम कर दें, इसलिए ये भी उचित नहीं माना। उसके बाद आए हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस आदिकाल का जो नामकरण है वो किस नाम से किया, बीज वपन का। अब बीज वपन देखिए, समझिए बीज वपन का अर्थ क्या है। बीज वपन का अर्थ है बीज का बोना। अब अर्थ से ही समझ गए होंगे कि उन्होंने मान लिया कि भाई इस समय इस काल में ही क्या होगा, हिंदी साहित्य का बीज बोया, जबकि ऐसा नहीं था। इस काल की आदिकाल की जो रचनाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती जो रचनाएं हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, उनका सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ इस काल की रचनाओं में जो पहले हुई है। तो बीज वपन तो नहीं था भाई इस बीज रूप में, यानी कि इस काल में साहित्य के बीज तो नहीं हुए, उससे पहले की रचनाओं की भी उसमें जो रूढ़ी थी, जो परंपराएं थी, उनका निर्वाह किया इन्होंने। इसलिए ये जो नामकरण है ये भी उचित नहीं ठहरता है। अब आता है वीरकाल, और वीरकाल में देखिए भाई आचार्य शुक्ल ने जो दिखाया था कौन सा, वीरगाथा काल, उसी से संबंधित है ये कि भी इन्होंने भी इन्हीं रचनाओं को ले लिया कि ये वीरता का वर्णन था अधिकतर रचनाओं में, तो उन्होंने कह दिया कि वीरताओं का वर्णन होने की वजह से इसका नामकरण है वो वीरकाल हो गया। और वो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो रचनाएं उन्होंने शुक्ल जी ने मानी थी कि भाई ये इसमें वीरता का वर्णन है, तो उसमें कुछ तो उपलब्धि नहीं है, तो वो वही उसी वाला दे दिया कि भाई ये भी है ना वीरकाल, तो है ही नहीं है वीरता का वर्णन। सभी एक वीरता के को लेके, वीर कथा को लेके, यानी कि वीरता को लेके हम इस जो कालखंड है इसका नामकरण वीरकाल ही कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं भाई डॉक्टर अंकुर वर्मा। देखिए काफी बड़े आलोचक हैं डॉक्टर अंकुर वर्मा, विद्वान हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई ये इस आदिकाल का नामकरण या तो संधिकाल हो या फिर चारणकाल हो। अब देखिए भाई संधिकाल, संधिकाल क्या था कि उस समय जो अपभ्रंश थी, अपभ्रंश क्या थी, हिंदी से पहले की जो भाषा थी, अपभ्रंश तो धीरे धीरे वो खत्म हो रही थी और हिंदी का धीरे धीरे उदय हो रहा था, यानी कि दोनों के जो मिलन का जो समय था, संधि का समय था, उसके आधार पर इन्होंने कह दिया कि भाई ये संधि काल है। और चारण, मैंने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पहले बताया था कि चारण काल, उन्होंने कहा कि भी चारण जो कवि थे उनकी भी रचनाएं थी, उस समय काफी रचनाएं विद्यमान थी, लेकिन आलोचकों ने ये मान लिया कि भाई किसी वर्ग विशेष यानी कि जाति विशेष, चारण एक वर्ग है, कि भाई किसी वर्ग विशेष को लेके किसी साहित्य के कालखंड का नामकरण करना उचित नहीं है, इसलिए ये भी उचित नहीं माना है। और सबसे अंत में हम बात करेंगे आदिकाल के बारे। ये जो नामकरण है आदिकाल, ये दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इन्होंने कहा कि भाई ये जो आदिकाल है ना, ये किसी के आरंभ का सूचक नहीं है, ये किसी
काल के आरंभ का सूचक नहीं है, बल्कि क्या है, ये परंपरा के विकास का सूचक है। इस समय से भाई हिंदी के जो काव्य रूप है ना, उनकी शुरुआत हुई। और ये डॉक्टर नगेंद्र जैसे जो विद्वान हुए हैं, सभी ने ये माना कि हाँ भाई ये आदिकाल है, ये प्रारंभ का सूचक ना होकर एक परंपरा का विकास का सूचक है। तो सभी नगेंद्र आदि विद्वानों ने इसी को क्या माना है कि आदिकाल, इस कालखंड का नामकरण है वो आदिकाल घोषित हुआ।